एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है। हाँ। तो एजोटोबैक्टर जो है हमारा कंडीशन, एजोटोबैक्टर टेम्परेट कंडीशन जहाँ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है, वहाँ एजोटोबैक्टर अच्छा इफेक्ट देते हैं। लेकिन हमारा जो कंडीशन है, ट्रॉपिकल कंडीशन है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो हमारे कंडीशन के लिए एजोस्पिरिलम सबसे बेस्ट है। तो अब नाइट्रोजन के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? एजोस्पिरिलम। फास्फोरस के लिए काफी सारे रहते हैं, बैसिलस मेगाटेरियम है, बैसिलस सर्कुलेंस है, स्यूडोमोनास स्ट्रेट है। क्या कि फास्फोरस को मैंने ही बताया, जब आपको फॉल साइज बढ़ाना है, फास्फोरस को ध्यान देना है। ये ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आप ध्यान देना मतलब ज्यादा फास्फोरस खाद डाल देंगे तो नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको जीवाणु अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे खाद डाला और जीवाणु डाला, दोनों डालने से के बाद उसका असर आपको दिखाई देता है, फल का साइज बढ़ता है। तो इसलिए फॉस्फेट सोलबलाइजर पीएसबी मिलता है, काफी सारे मार्केट में मिलता है। बैक्टीरियल मिलता है, जैसे बेसिलस मेगाटेरियम, बेसिलस सर्कुलेंस, स्यूडोमोनास स्ट्रेटा। कुछ फंगल भी मिलता है, जैसे एस्परजिलस आमरी, पेनिसिलियम इटालिकम। और एक जो मैंने बताया कि जो एक बुरशी है बहुत अच्छा काम करते हैं, वो है अर्बास्कुलर माइकोराइजल फंजाई, एएमएफ का। इसका ग्लोमा स्पीसीज है, काफी सारे कंपनी मार्केटिंग करते हैं। ये इतना अच्छा काम करते हैं, जहां आपको जड़ के ऊपर एक बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप के बनाते हैं। तो इसलिए जड़ प्रोटेक्टेड, आपको जो जहाँ मोर रोग का बीमारी है, तो वहां ये प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बीमारी से बचाते हैं। और दूसरा क्या, आपको दूर दूर से जहां तक पौधे के जड़ नहीं जा पाते, वहां से न्यूट्रिएंट लाके पौधे को देते हैं। इसलिए न्यूट्रिएंट और पानी, इसलिए जहां पानी बारिश भी कम होता है, दुष्काल होता है, वहां भी ये अच्छा पैदावार देते हैं। तो इसलिए आर्बास्कुलर माइक्रोएजल फंजाई अलग बहुत सारे कंपनी है जो मार्केट में बेचते हैं। तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपको अच्छा असर मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। तीसरा है कि पोटाशियम। जैसे मैंने बताया कि फास्फोरस, पोटाशियम, पोटाशियम भी आप खाद जब इस्तेमाल करते हैं जमीन में डालने के बाद फिक्स हो जाता है, मतलब इनसॉल्युबल बन जाता है। और उसको सॉल्युबल बनाते कौन है? जीवाणु। तो इसलिए जीवाणु को आपको इस्तेमाल करना है। जैसे बैक्टीरियल है, बैसिलस म्यूसिलोजेनेसिस, ये जो स्ट्रेन है बैसिलस म्यूसिलोजेनेसिस हमारा कंट्री का नहीं है। तो इसलिए आपको नेटिव स्ट्रेन होगा तो सबसे बेहतर है। नेटिव स्ट्रेन मतलब हमारा कंडीशन जो है, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल कंडीशन, हाई पीएच, इस कंडीशन में जो बच सकते हैं, वही स्ट्रेन सबसे बेहतर है। हमने एक स्ट्रेन आइसोलेट किया है, जैसे पेनिसिलियम पिनोफाइलम, होम हमारे महाराष्ट्र कंडीशन से आइसोलेट किया है, बहुत अच्छा है। ये दोनों काम करते हैं, फॉस्फेट का काम करता है, पोटास का काम करता है। इसके हमने कॉमर्शियलाइज किया है, और सोनार नाम पे आता है। नेचुरा क्रॉप केयर कंपनी जो है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी, वो मार्केटिंग करते हैं। इसका इतना चमत्कार मतलब रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपको जो फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट है 70% तक कम हो जाता है। इसके बाद कई सारे जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, टाइकोडर्मा है, ये सारे जीवाणु है। ये सारे जीवाणु आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सही ढंग से इस्तेमाल करना है। कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना है वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। मैंने जो सारे जीवाणु की बात किया है, जीवाणु क्या काम करते हैं आप देखिए यहाँ चमक, ये जो फोटो से आपको क्लियर दिखाई देगा। ये जो पहले फोटो है इसमें जीवाणु नहीं है, इसका जड़ देखिए कितना है। और बाकी सारे जो है, सेकंड फोटो है T2, T3, T4, ये जो सेकंड फोटो है, इसमें जड़ कितना बड़ा है, क्योंकि इसमें सारे जीवाणु डाला है। जहां आप जीवाणु डालेंगे sorry, उसका जड़ बढ़ जाता है। जड़ बढ़ गया तो ज्यादा खाना मिलता है, ज्यादा खाना मिलता है तो आपको ज्यादा पैदावार देगी। तो इसलिए जीवाणु का मेन काम है जहां से जड़ बढ़ाना है। देखिए जहां पहले जो फोटो है उसमें जड़ कितना है, और दूसरा फोटो देखिए उसमें जड़ कितना है। तो जीवाणु डालने के बाद जड़ बड़ा हो जाते हैं, मतलब जड़ का जो वॉल्यूम है, मास है, वो बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से पौधे को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, खाद मिलता है, पानी मिलता है, पौधा का पैदावार बढ़ता है। नेक्स्ट प्लीज।
और जहां आपने एक जीवाणु इस्तेमाल किया वहां जड़ कम ग्रोथ होता है, लेकिन जहां आप ज्यादा एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे P5 एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको जड़ बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि आपको मल्टीपल जीवाणु खाद इस्तेमाल करना है। नाइट्रोजन के लिए एजोस्पिरिलम है, फास्फोरस के लिए पीएसबी, केएसबी और ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये सारे आपको इस्तेमाल करना है। ध्यान रखना है कि ये सारे एक साथ इस्तेमाल करना, मतलब मल्टीप्लाई करना, अलग अलग करके उसको मल्टीप्लाई करना है, तभी आप इस्तेमाल करना। क्योंकि मार्केट में आजकल किसान के सुविधा के लिए लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो किसान भाई क्या करते हैं, लिक्विड लाके डीपर माध्यम छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें उसका जो इफेक्ट रहता है वो इफेक्टिविटी कम हो जाती है। इसको अच्छे तरह से मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। ये जो बताया था मैंने, जो पेनिसिलियम पिनोफाइलम है, इससे हमने जो अनार का बगीचा से आइसोलेट किया है, ये दोनों काम करते हैं, फॉस्फेट भी सल्फलाइज करता है, पोटाश। ये जीवाणु इस्तेमाल करेंगे तो आपको अलग अलग पीएसबी केएसबी करने की जरूरत नहीं है। ये फॉस्फोरस पोटाशियम अपटेक 50% तक बढ़ता है और फॉस्फोरस अपटेक 63% तक। और इसको इस मार्केट में सोनार नाम पे आता है, नेचुरा क्रॉप का मार्केटिंग करते हैं। इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 70% तक फर्टिलाइजर का जो रिकवरी, जैसे 500 ग्राम मैंने बताया एक झाड़ के लगता है, तो 70% मतलब 350 ग्राम का पोटाश अब सोनार इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा। बाकी 150 ग्राम आपको देने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। इसके अलावा क्या है, इसको पैदावार भी बहुत बढ़ाता है, 24% तक पैदावार बढ़ता है। और देखा गया कि जो मौर रोग का प्रिवेंट, इसको इस्तेमाल करेंगे तो मौर रोग कम होता है। और ये जो हमारा जो कंडीशन है, जैसे कि ड्राई कंडीशन है, जहाँ बारिश कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वह अच्छे तरह से सर्वाइव करते हैं। ये आपको नेचुरा क्रॉप केयर एक कंपनी है, इसका मोबाइल नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके पास उपलब्ध है। काफी इसका अभी रिसेंटली मैं ये टेक्नोलॉजी हमने 1 साल हुआ है दिया है, 1 साल के अंदर उन्होंने 5.5 टन माल बेचा है। तो अब इमेजिन कर सकते हैं इसका कितना डिमांड है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यहाँ देखिए वही जो बायो फॉर्मुलेशन जैसे बताया कि जहाँ सोनार हमने इस्तेमाल किया है, जो राइट हैंड साइड में जो फोटो है ये सोनार इस्तेमाल किया है। इसका साइज भी देखिए, फ्रूट साइज, कलर, और जहाँ आपने फर्टिलाइजर जो ओनली फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, जो खाद रासायनिक खाद इस्तेमाल किया है, उसमें साइज देखिए। तो इसमें से आपको कंपेयर कर सकते हैं जो कौन सा अच्छा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, तो हमने तो बताया कि कितना जीवाणु खाद क्या कैसे काम करते हैं, क्या इसका इफेक्ट है, क्या इसका, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आजकल लेबर का शॉर्टेज होता है, तो लोग शॉर्टकट शॉर्टकट मतलब जो लिक्विड मिलता है ड्रिप के माध्यम से छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे जीवाणु का इफेक्ट तुरंत केमिकल फर्टिलाइजर जैसे जैसे नहीं मिलता है कि आपने आज यूरिया डाल दिया, काल पौधा हरा हरा हो गया, तो इसको टाइम लगता है। तो इसलिए जो जीवाणु मिलता है मार्केट में, इसके रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब स्पोर रहते हैं। जैसे पाउडर फॉर्मुलेशन है, तो उसको क्या करना है आपको, 1 kg पाउडर फॉर्मुलेशन, 25 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद, उसको बारीक करना है। बारीक करके 1 किलो 25 किलो के साथ मिलाना है। और देखिए यहाँ शेड के अंदर ऊपर छावा होना है, मतलब उसको धूप नहीं गिरना चाहिए। धूप गिरने से उसके जो न्यूट्रिएंट है वो खराब हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट वेस्टेज हो जाते हैं। तो शेड मिलना चाहिए और उसमें पानी स्प्रिंकल करके गानी बैग से ढक दीजिए। और 3 दिन 4 दिन के बाद एक बार टर्निंग करना है, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना है। ऐसे आप 15 दिन में ये तैयार हो जाते हैं, फिर आप इस्तेमाल कर सकते। जिनके पास लिक्विड फॉर्मुलेशन है, क्या कैसे करेंगे आप, 400 ml पर एकड़ लगता है लिक्विड फॉर्मुलेशन, 400 ml पर एकड़। तो इसके लिए क्या करता है,
आपको 400 टू 600 kg गोबर का खाद, सड़ा हुआ गोबर का खाद से मिलाना है। पहले जो फॉर्मुलेशन है 400 ml एक बकेट पानी में मिला दीजिए, फिर वो पानी जो गोबर का खाद है उसमें 400 टू 600 kg गोबर का खाद है 1 एकड़ के लिए, उसमें अच्छे तरह से मिलाना है, स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल कर ले, फिर उसको शेड के अंदर रख के गाड़ी बैग से ढक देना है। फिर 3-4 दिन के अंतराल में उसको टर्निंग करना है और 15 दिन के अंदर ये तैयार हो जाते हैं। फिर एक एक झाड़ में आधा किलो 1 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो जीवाणु का मल्टीप्लाई करना है, इसका अलग अलग जीवाणु का अलग अलग मल्टीप्लाई का एक साथ मिलाना नहीं है। डालते टाइम आप एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं उसको अलग अलग, ऐसे जैसे मैं चेम्बर बना, देखिए फोटो में देख रहे हैं, चेम्बर बन टाइप का चेम्बर बना है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग चेम्बर बनाना है, उसी में मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये तो क्या है कि आप जो आपका स्टैंडिंग जो ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड प्लांटिंग इक्विपमेंट है, सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप जब नया बगीचा लगा रहे हैं उसी समय पौधे को जीवाणु इनोकुलेट करके लगाएंगे, तो जैसे बच्चों को इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, वैक्सीन देते हैं, तो बच्चे बाद में रोग प्रतिरोधी बनता है, बीमारी से लड़ने के क्षमता बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप जब प्लांटिंग करना है, आपको नया पौधा लगाना है, जो एयर लेयर है उसको भी आप इनोकुलेट करके लगाएंगे, मतलब जब अब नर्सरी में है उसी समय आपको उसको इनोकुलेट करना है। कैसे करना है? 1 kg फॉर्मुलेशन 10 लीटर पानी में मिलाना है, फिर वो अच्छे तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद उसको जो आपको काटिंग है और जो एयर लेयर है उस पर डीप करना है, 1 घंटा डीप करके रखना है। फिर उसको आप जो पॉलीथीन बैग है उसमें जो मीडियम है उसमें डाल के लगा दीजिए, और बाकी जो बचा हुआ पानी उसको भी हर झाड़ जो पॉली बैग है उसमें 50 से 50 ml का डाल दीजिए। तो अच्छे तरह से एस्टेब्लिश रहते हैं जो जीवाणु है, और जड़ में अच्छे तरह से एस्टेब्लिश रहता है। उसके बाद आप जब उसको मेन फील्ड में लगाते हैं तो जो जीवाणु है अच्छे तरह से सरवाइव करते हैं और पौधा को फायदा मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये तो जीवाणु है। अभी मैं बात करूंगा रासायनिक खाद। रासायनिक खाद जो आपको पूरा जीवाणु, मैंने इतना तक बताया कि अर्धसेंद्रीय इस्तेमाल करना है, जीवाणु खाद इस्तेमाल करना है, और सेंद्रीय का अलग अलग क्रॉप रेसिड्यूज है, ग्रीन मैन्योर है, ये सब मैंने बात किया है। केक है, ऑयल केक है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट है इसमें पूरा जो पौधे के जो चाहिदा है वो पूरा मीट आउट नहीं होता है। इसके लिए आपको रासायनिक खाद भी इस्तेमाल करना है। मैंने बताया कि जो आपको रेस्ट पीरियड में खाद देना जरूरी है। रेस्ट पीरियड में खाद देना है आपको। जो हार्वेस्टिंग कर लिया ये आपको ध्यान में रखना है। जो हार्वेस्ट कर लिया तुरंत पौधे को खाद देना है। तो ये देखिए नाइट्रोजन 270 ग्राम, फास्फोरस 65 ग्राम, पोटाशियम 203 ग्राम। आप बोलेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम का मतलब क्या है? मतलब है कि ये नाइट्रोजन आप यूरिया से भी दे सकते हैं। आप यूरिया से देंगे तो 585 ग्राम लगता है। फास्फोरस एसएसपी से देंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि एसएसपी में काफी मात्रा में जिप्सम रहते हैं। रेस्ट पीरियड में आपको एसएसपी से माध्यम से देंगे तो सबसे बेहतर है। इसमें 410 ग्राम लगता है। और पोटाश एमओपी, क्योंकि रेस्ट पीरियड में एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश, और मार्केट में एसओपी मिलता है सल्फेट ऑफ पोटाश। सल्फेट ऑफ पोटाश थोड़ा कॉस्टली है, तो सल्फेट ऑफ पोटाश तब इस्तेमाल करना है जब आपको फॉल पकड़ लिया, क्योंकि इसमें क्वालिटी संबंधित है। आप एमओपी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्रूट क्वालिटी कम होता है। तो इसलिए जब रेस्ट पीरियड में डालते हैं तो आपको एमओपी का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आप जिप्सम डालना है। जैसे मैंने बताया कि एक एक झाड़ के लिए 2.7 kg। और मैग्नीशियम सल्फेट 800 ग्राम, मतलब मैग्नीशियम 80 ग्राम, तो मैग्नीशियम सल्फेट आप डालेंगे तो 800 ग्राम इसी समय डालना, रेस्ट पीरियड में डाल के आप। और रेस्ट पीरियड में ही आपको जो एफआईएम है जो सेंद्रीय है उसी समय डाल देंगे तो अच्छा है, बाद में आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या बताया मैंने? नाइट्रोजन के लिए यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरस के लिए एसएसपी, पोटाशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश, कैल्शियम के लिए जिप्सम,
मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम सल्फेट। ये सारे जो क्वांटिटी लिखा है उसी हिसाब से आपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ आप ये गोबर का खाद इस्तेमाल करेंगे तो 30 से 40 केजी हर झाड़, एक झाड़ के लिए 30 से 40 केजी सड़ा हुआ गोबर का खाद। और पोल्ट्री मैन्योर जो मुर्गे का खाद, जो कुमड़े खाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको 15 किलो देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन उसको अच्छे तरह से सड़ा के देना है, बुदबू नहीं आना है। उसके बाद आपको खाद डालने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ देना है रेस्ट पीरियड। उसके बाद आप स्ट्रेस डालना है, फिर पानी छोड़ना है। फिर जब आपने फ्लावरिंग शुरू होता है उसके बाद सूक्ष्म अन्नद्रव्यों का मैं आगे बताऊंगा। तो जब फॉल सेटिंग शुरू होता है तब आप खाद डालना है, मतलब फ्लावरिंग के बाद आपको खाद डालना है। फ्लावरिंग के बाद डालना है जो फास्फोरस और पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन जब फ्लावरिंग हो रहा है तब नाइट्रोजन को डालना नहीं। नाइट्रोजन डालेंगे तो फ्लावरिंग रुक जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन को थोड़ा बाद, फॉल सेटिंग शुरू हो गया, फ्लावरिंग बंद हो गया, तब आपको नाइट्रोजन डालना है। नाइट्रोजन उसके उस समय डालना है। आप अमोनियम सल्फेट थोड़ा कॉस्टली है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो अच्छा है, 350 ग्राम लगता है एक झाड़ के लिए। फॉस्फोरस के लिए आप डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं 142 ग्राम, और पोटास के लिए एचओपी 0050 230 ग्राम लगता है। और जिप्सम आपको, बाकी मैंने बताया कि 2.7 केजी पहले डाल दिया, अभी 1.1 केजी जिप्सम डालना है। और मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम डालना है। ये डाल दिया तो 60 दिन तक, मतलब 2 महीने तक, फॉल जब फ्लावरिंग से 2 महीने तक का ये पीरियड है, इस समय में डालना है। उसके बाद 60 से 120 दिन और 2 महीने कुछ डालना नहीं, उसी समय में पौधे खाद नहीं लेते हैं। फिर जब फल मैच्योर हो रहा है उसी समय खाद का डिमांड ज्यादा बढ़ता है। 180 से 120 से 180 दिन, वहां आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन देंगे, यूरिया देंगे तो 565 ग्राम लगता है। और फास्फोरस 05234 इस्तेमाल कर सकते हैं, 05234 230 ग्राम लगता है। पोटाशियम 0050 85 ग्राम लगता है। और उस समय थोड़ा जिप्सम भी लगेगा, 600 650 और 600 ग्राम जिप्सम लगता है। और मैग्नीशियम सल्फेट 400 ग्राम लगता है। अभी काफी सारे क्वेश्चन बोलते हैं कि हमारे पास N19 19 19 है, हमारे पास अलग अलग ग्रेड, आजकल मार्केट में बहुत सारे ग्रेड है। वो चला गया। यस, मार्केट में बहुत सारे ग्रेड है, ग्रेड में कोई फर्क नहीं है। ग्रेड में कोई फर्क नहीं है, आपको जितना डालना है। जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजन 260 ग्राम डालना है, तो आप कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सोर्स इस्तेमाल करके आपको कैलकुलेट करना है कितना, उसमें कितना नाइट्रोजन है, उसी हिसाब से आपको वो डोज डिसाइड होगा। ग्रेड से कोई फर्क नहीं है। कोई बोल रहा है हमने ए ग्रेड इस्तेमाल किया, दूसरा कंपनी का ग्रेड इस्तेमाल किया, नागार्जुन का किया, ये इसका किया, उसमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे है, ग्रेड में कोई मतलब नहीं है। आपको जितना डालना है नाइट्रोजन, जितना फास्फोरस डालना है उतना आप कोई भी सोर्स से डाल सकते हैं। तो आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक क्वेश्चन शुरू से ही बात आया था कि ये नाइट्रोजन से क्या होता है, नाइट्रोजन डालना कि नहीं डालना है, और उसके साथ तेलिया का क्या संबंध है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नाइट्रोजन है, आपको काफी फार्मर्स है वो बोल रहे तेलिया बढ़ जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन बिल्कुल डाला नहीं। नाइट्रोजन चाहिए आपको, एक झाड़ के 625 ग्राम नाइट्रोजन लगता है। आपको भूख है, आप खाना नहीं देंगे तो क्या होगा, इसलिए फॉल साइज छोटा होता है। और नाइट्रोजन कम होने से भी बीमारी बढ़ता है, नाइट्रोजन ज्यादा होने से भी बीमारी बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप पत्ता का जांच कराया तो आपको देखना है नाइट्रोजन का नाइट्रोजन पत्ता में कितना परसेंट है। 1.95 टू 2.05 के अंदर है तो ऑप्टिमम है, मतलब आपका पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन है ऑप्टिमम है, संतुलित है। तो आप उसी समय जो सैलिसाइलिक एसिड हम बोलते हैं कि पौधे के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता, जो बीमारी प्रतिरोध लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, सभी काम करते हैं। यहाँ देखिए, जहाँ नाइट्रोजन 0 है वहां भी बीमारी
मतलब डिजीज इंसिडेंस ज्यादा है। मतलब नाइट्रोजन जब सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तब आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन ऑप्टिमम होना है। जहां तो जहां नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं डालते हैं वो पत्ता सब पीला पीला हो जाते हैं, पत्ता झड़ जाता है। और 50% डालते हैं, आधा डालते हैं, वहां पे बीमारी बढ़ते हैं। और 200% जितना रिकमेंडेड है उससे द्विगुना डालते हैं, उसमें भी बीमारी बढ़ते हैं। तो जब आप 100% डालते हैं, मतलब आपको पत्ता का जांच करके देखना है कि आपको पत्ता में 1.95 टू 2.05 का अंतर है, तो आपको जो ऑप्टिमम डोज है हमारा 625 ग्राम नाइट्रोजन आपको इस्तेमाल करना ही है। तभी आप सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे 300 ppm, तभी आपको बैक्टीरियल ब्लाइट का जो इंसिडेंस है और उसका जो तीव्रता है वो कम होता है। अदरवाइज आपने बोले बोले जो हमने काफी सारे सैलिसिलिक एसिड का स्प्रे लिया है लेकिन बीमारी तभी रुके नहीं। आपको नाइट्रोजन बराबर इस्तेमाल करना है। मतलब नाइट्रोजन छोड़ के अब नाइट्रोजन बहुत ही ट्रैकफुल है कि नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं आएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन फ्लावरिंग के बाद ही देना है। मतलब फ्लावरिंग के मतलब एक तो रेडियस पीरियड में डालना है, दूसरा है तो आपको जब फॉल सेट हो गया उसके बाद आपको नाइट्रोजन डालना है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऑप्टिमम डोज 1.95 टू 2.05 होना है, ये तो आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज आप जमीन में जाके भी पता कर सकते हैं। एक छोटा सा क्लोरोफिल मीटर मिलता है, स्पैडोमीटर बोलते हैं, पॉकेट में रहता है। तो वहां जाके पौधे के पत्ता के ऊपर अंदर डाल के, ये अपर्चर है, डाल के स्प्रेस करेंगे तो आपको एक वैल्यू दिखाई देते हैं। तो ये वैल्यू 50 टू 60 स्पैड होता है, तो फिर मतलब आपको पौधा नाइट्रोजन ऑप्टिमम है। तो इसलिए ये बहुत तुरंत आप तुरंत फील्ड में जाके आप जांच कर सकते हैं आपको पौधा को नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये एक शॉर्टकट मतलब ये है कि आपको लेबोरेटरी एनालिसिस करने टाइम लगता है, भेजने के टाइम लगता है। तो आप कोई किसान मिलके एक ग्रुप बनाएंगे, ज्यादा नहीं है कॉस्टली, आप 30-40 हजार में मिलता है, तो आप खरीद के रखेंगे तो आप जमीन में जाके तुरंत पता कर सकते हैं कि आपको नाइट्रोजन डालना है कि नहीं डालना है। जब आपका रीडिंग 50 से कम हो गया तो आपको 25 तक का बढ़ाना है, और 60 से ज्यादा हो गया तो आपको 25 तक का घटाना है। तो नाइट्रोजन की बहुत इम्पैक्टफुल है क्योंकि नाइट्रोजन बीमारी के साथ संबंधित है, नाइट्रोजन फ्लावरिंग के साथ संबंधित है, नाइट्रोजन फ्रूट साइज के लिए संबंधित है। तो ये तीन, इसलिए नाइट्रोजन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जो फास्फोरस पोटेशियम आप कितना भी जमीन में डाल दीजिए, ये बैंक जैसे है, बैंक अकाउंट जैसे, आपको पैसा बैंक अकाउंट में जमा होता रहेगा लेकिन वहां से कहा नहीं जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन कम हो गया तो पैदावार कम हो जाएगा, ऐसे नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा वेस्टेज हो जाएगा, तुरंत वातावरण में वोलेटाइज होता है, मतलब ये मिट्टी में स्टोर नहीं होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन को मैनेज करना, व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऑप्टिमम डोज होना है, और सैलिसिलिक एसिड 300 ppm होना है, और बैक्ट्रानॉल और स्टेप्टोसाइक्लिन कोई भी दवाई लीजिए, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में रहेगा तो एक साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे, आपको तेलिया का जो है इंसिडेंस है काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैं जो बताया था कि जो मार्केट में बहुत सारे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर उपलब्ध है, लेकिन ग्रेड से कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया कि जितना आपको डालना है उतना कहाँ भी कौन सा भी सोर्स से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ हाल ही में नागार्जुना फर्टिलाइजर ग्रेड वाटर सॉल्युबल ग्रेड है जिटल चिलेट बोल के, उसके साथ ट्रायल किया है। ये ट्रायल से आप देखिए, जो राइट हैंड साइड में डिटॉल सिलेक्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा है यूरिया है जो मार्केट में मिलता है 05234 या 0050। इसमें देखिए यील्ड फर्क जरूर जरूर है क्योंकि उसमें जो एनएफसीएल जो नागार्जुना का ट्रायल था उसमें साथ ऊपर से कुछ हमने एक 3-4 केमिकल स्प्रे भी किया है। इसकी वजह से उसमें काफी थोड़ा यील्ड ज्यादा है, 20 किलो तक आया, यहाँ 17 किलो का है। लेकिन हमने जो देखा है अब जो मार्केट में अवेलेबल होता है यूरिया 05234 0050, ये तीनों ग्रेड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पैदावार में कमी नहीं आएगा, आपको फूड साइज में कमी नहीं आएगा। ये तीनों जो ग्रेड है ये अनार बादशाह से शूट करते हैं। बाकी सारे आपके पास बहुत सारे ग्रेड हो सकते हैं,
अब उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कितना खाद डालना है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि हमने बताया नाइट्रोजन कमी हम लोग डालते नहीं इसलिए बीमारी बढ़ता है, इससे ऐसी तरह से जिंक का भी है। बहुत सारे बगीचा में आपको जिंक का डेफिशिएंसी दिखाई देगा देगा जिंक का, जैसे मैंने फोटो में देखा है, पत्ता बारीक बारीक हो जाता है और साइड में येलो येलो हो जाते हैं, बंच टाइप झाड़ू जैसे बन जाते हैं। और इसके अलावा काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि मैंगनीज है, बोरोन है, कॉपर है। कॉपर तो आप इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि बेलिया है तो आपको कभी ना कभी सीओसी इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए कॉपर का उतना जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सारे जो एलिमेंट है जैसे जिंक, मैंगनीज, बोरोन, ये आपको फॉरनी के माध्यम से देना, फोलियर्स पे, मतलब जमीन में नहीं। क्योंकि माइक्रो सूक्ष्म जो है इसमें जो रेंज है, ऑप्टिमम रेंज है, ये बहुत लिमिटेड है। मतलब आपने बिना जांच करके मिट्टी में डाल दिया माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक बार टॉक्सिक बन गया मिट्टी, वो मिट्टी में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म अन्नद्रव्य है आपको फॉरनी के माध्यम से देना है। फॉरनी के माध्यम से देंगे तो आज मार्केट में बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, ईडीटीएच बोलता है, लेकिन सबसे सस्ता है सल्फेट है। जिंक सल्फेट बहुत सस्ता है, मैंगनीज सल्फेट, बोरिक एसिड, तो ये सब सल्फेट जो है ये थोड़ा सस्ता है। और नाइट्रेट फॉर्म थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन नाइट्रेट फॉर्म भी मार्केट में मिलता है, वो भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो ईडीटीएच चिलेटेड है, ईडीटीएच चिलेटेड मतलब है कि इसका चिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या होता है जो ईडीटीएच चिलेट का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो पत्ता में जो स्टोमेटा है उसके अंदर जाने पाबंदी होता है, तो इसलिए उतना इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप जिंक के लिए जिंक सल्फेट, मैंगनीज के लिए मैंगनीज सल्फेट इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो नाइट्रेट जो मिलता है, जिंक नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट मिलता है, तो वो भी अच्छा है लेकिन उतना कॉस्टली है। तो ये सारे चीज आपको सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो मार्केट में बहुत सारे कॉम्बी प्रोडक्ट भी है, कॉम्बी जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ग्रेड 2। लेकिन ज्यादातर कॉम्बी प्रोडक्ट आप देखेंगे, ये सारे कॉम्बी प्रोडक्ट में जब पानी में मिला देंगे तो वो प्रेसिपिटेट पड़ जाता है, मतलब नीचे नीचे प्रेसिपिटेट पड़ जाता है। तो प्रेसिपिटेट पड़ गया तो उसको क्या असर मिलेगा? तो इसलिए सबसे अच्छा है आप में जो जिंक सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, बोरिक एसिड, इसका इस्तेमाल करेंगे आपको सस्ता पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा बार्निंग होता है, क्योंकि जो नया पत्ता आता है उसमें थोड़ा बार्निंग होता है, ब्राउनिंग हो जाता है, लेकिन वो टेम्पोररी है, वो कुछ दिन में रिकवरी हो जाता है और पैदावार अच्छा मिलता है। इसलिए जिंक आपको मैं जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य है इसका 3 स्प्रे आपको करना जरूरी है। एक तो आपको जब फ्लावर कॉली दिखाई देते हैं, जब कोली दिखाई देते हैं तब आपको स्प्रे करना है। दूसरा आपको उसके 1 महीने के बाद, तीसरा उसको 2 महीने के बाद। ये 3 स्प्रे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिया है तो आपको फल का साइज की कोई दिक्कत नहीं होगा। जिंक के लिए जिंक सल्फेट 3 ग्राम प्रति लीटर, मैंगनीज सल्फेट 6 ग्राम प्रति लीटर, बोरिक एसिड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला सकते हैं, एक ही साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, पानी को थोड़ा सा गर्म करना है, क्योंकि बोरिक एसिड ठंडा पानी में कम मिलता है, तो थोड़ा सा गर्म पानी में बोरिक एसिड मिला दीजिए, फिर उसके साथ जिंक सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट मिला के स्प्रे कर दीजिए एक बार जब कोली निकलते हैं। और दूसरे बार अब जब उसके 1 महीने के बाद, तीसरे उनके 2 महीने के बाद, ये 3 बार स्प्रे ले लिया तो आपको सूक्ष्म अन्नद्रव्यों का जो चाहिदा होता है, मतलब रिक्वायरमेंट होता है, फुलफिल होता है। इसके अलावा जहां मिट्टी में आयरन कम है तो आप आयरन का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, कि आयरन से क्या होता है आपको फ्लावरिंग बढ़ाते हैं। तो आयरन के लिए आप ईडीडीएचए मैं आगे दिखाऊंगा, ईडीडीएचए टू 2 ग्राम पर लीटर स्प्रे करेंगे तो आप फ्लावरिंग भी अच्छा होता है, उसमें हार्माफ्रोडाइट फ्लावर भी अच्छा ज्यादा आता है, फ्रूट सेटिंग भी अच्छा होता है। जहाँ आपको आयरन की कमी है, क्योंकि हमारा जो जमीन है ज्यादातर जमीन में आयरन की कमी नहीं है, लेकिन कोई कोई जमीन में आयरन की कमी है तो फिर आपको आयरन का स्प्रे करना जरूरी होता है। जहाँ चुनखड़ी जमीन है वहाँ आयरन का जो है कमी नहीं है, लेकिन उसमें आयरन इमोबिलाइज हो जाता है, फिर पौधा को पत्ता जो नया पत्ता है वो पीला पीला हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये आयरन डेफिशिएंसी आ गया। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट, हेलो। हाँ सर, कर दिया मैंने नेक्स्ट। नहीं, चेंज नहीं हुआ। हुआ है ना? अरे अरे आगे, आ गया ना? नहीं नहीं, अरे आगे आगे। एक मिनट। हाँ, ये फोटो वाला। हाँ, यस यस। हाँ, यहाँ देखिए, हमने जिंक सल्फेट का स्प्रे किया, जैसे 3 ग्राम पर लीटर, और जो जिंक सल्फेट बोरिक एसिड एक साथ स्प्रे किया है। देखिए उसमें फॉल में आपको काफी बढ़त दिखाई दिया है, फॉल क्वालिटी और पैदावार भी काफी बढ़त दिखाई दिया है। लेकिन अनार के जो मार्केट में माइक्रोन्यूट्रिएंट का काफी जो ग्रेड मिलता है, और अनार का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए हमने एक एमिनो एसिड बेस्ड आधार पे फॉर्मुलेशन, 2 फॉर्मुलेशन डेवलप किया है। उसका काफी अच्छा रिजल्ट है। 2 साल 3 साल एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट हो चुका है। उस पे आपको जो फल जो पैदावार है 50 से 60% बढ़ता है। और जो अच्छा क्वालिटी मतलब एक्सपोर्टेबल ग्रेड फूड है, उसमें 40% तक बढ़ता है। मतलब 40-42% तक होता है। जैसे कि हमें नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है, रेक्सोलिन मिलता है, तो उसके उससे आपको 25 से 30% मिलता है, जो एक्सपोर्टेबल ग्रेड। लेकिन हमारा जो फॉर्मुलेशन है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 40-45% तक एक्सपोर्टेबल ग्रेड फूड मिलता है। तो वो अभी हमने उसको कमर्शलाइज करने का लाइन में है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी सर, नेक्स्ट कर दिया है। दिख रहा है ना अभी? नहीं ग्रीन नहीं, स्लाइड, फोटो माइक्रोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नहीं नहीं दिख रहा है। फोटो नहीं, फोटो नहीं हुआ। नहीं दिख रहा है? नहीं स्टॉप दिख करूँ रहा क्या है। शेयरिंग? हम्म। शेयरिंग वाला स्टॉप करके फिर से शुरू करता हूँ फिर एक हाँ दो ठीक है। मिनट ओके ओके। हेलो। यस। हाँ सर, हुआ है, देखो। लेकिन हम तो इधर नहीं है, इधर है। नहीं दिख रहा सर। वो फोटो वाला चेक दे रहे हैं। नहीं दिखते। एक मिनट, मैं फिर से करता हूँ सर, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। हेलो। हेलो। हाँ, नहीं दिख रहा सर। नहीं देख रहे ना? एक मिनट सर, फिर से करता हूँ, वही कर रहा हूँ मैं। एक मिनट, हाँ सर। हाँ सर, अभी देखिए। नहीं नहीं, सर। चेंज नहीं हुआ। हाँ, तो आप 43 आपके इससे प्रेजेंट कर सकते हैं क्या सर, आपके लैपटॉप से? हाँ। 43 स्लाइड अगर हुआ तो मैं शुरू करता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। बाकी हाँ हाँ, जस्ट कंक्लूजन मैं बता देता हूँ। अभी 41 या 43 स्लाइड चल रहा था, 41 चल रहा था। तो आपके लैपटॉप से आप शुरू कर दीजिए। अगर हो सकता है तब तक तो मैं ट्राई करता हूँ। अभी बंद हो गया अभी शायद। नहीं, बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट पहुंच गया है, और एक दो स्लाइड्स है, उसको मैं बता दूंगा। जी जी। चलेगा? हाँ जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये अभी जो मैं बताया कि मैं सुख स्वर्णा तो हो गया। लेकिन हमें एक चीज हम बताते टाइम में जो बताया कि जो बायो फॉर्मुलेशन, जो जैसे कि जीवाणु खाद हम इस्तेमाल करते हैं, उसको गोबर का खाद में मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने बताया जो उसको टैंक बनाना है, गोबर का खाद में मिलाना है। उसी समय आप जैसे रॉक फॉस्फेट, आप नाम सुने होंगे, ये वो एक फॉस्फेट है। हेलो,
रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन ये अच्छा से उसमें उसके अंदर अच्छे से ज्यादा फॉस्फोरस भी रहते हैं, लेकिन वो पत्थर जैसे है इसलिए उसको पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। तो वो जब रॉक फॉस्फेट आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो मिक्स करेंगे, एक एक टैंक में 50 किलो तक आप मिक्स कर सकते हैं। और मार्केट ये कुछ पत्थर जैसे पोटास, पोटास के लिए फेल्सपार मिलता है, फेल्सपार, माइका, ये सारे राजस्थान में बहुत सस्ता मिलता है, मतलब माइनिंग एरिया में बहुत वेस्ट मटेरियल है। तो ये वेस्ट मटेरियल में अंदर काफी मात्रा में फास्फोरस पोटास उपलब्ध है, लेकिन वो पौधा ले नहीं पाते। तो आप जब बायो फार्मुलेशन मल्टीप्लाई करते हैं, जो गोबर का खाद में मिलाते हैं, उसी समय में 50 किलो तक रॉक फॉस्फेट और 50 किलो फेल्सपार मिला दिया, तो आपको आगे जो रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो पोटाश है जीवाणु उसको उपलब्ध करवा के पौधा को दे देते हैं। तो इसलिए पौधा का जो पैदावार भी बढ़ता है और फूड क्वालिटी बढ़ती है। इसलिए कभी कभी जो ऐसे बताया कि हमने जो कुछ ऐसे कि हमने हमने जो बताया कि फास्फोरस उपलब्ध बढ़ाने के लिए आपको रासायनिक खाद इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ जीवाणु भी इस्तेमाल करना है। लेकिन कई लोग बोलते कि उनको मतलब मिस कर जाते हैं कि वो हमने जीवाणु डाल नहीं पाए, तब स्टैंडिंग क्रॉप, अब हमारा फल साइज बढ़ नहीं रहे, तो इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, तो 0 में 34 है, उसको 10 ग्राम पर लीटर पानी में 3 बार स्प्रे करना है। और जिब्बरेलिक एसिड 50 ppm का 3 बार स्प्रे 15 दिन का अंतराल में करेंगे, तो आपको साइज काफी इंप्रूवमेंट होगा। और काफी जगह में फ्रूट क्रैकिंग का भी प्रॉब्लम है, तो फ्रूट क्रैकिंग के लिए एक तो आप बैगिंग कर सकते हैं, और दूसरा है आप केओलिन स्प्रे, 6% केओलिन स्प्रे करेंगे तो आपको सान स्केल भी कम होता है और फ्रूट क्रैकिंग भी कम हो सकते हैं। तो इतना से मैं मेरा जो ये विराम देता हूँ, तो किसी के कोई क्वेश्चन रहे तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। सर मेरा हेलो खत्म हुआ। हेलो हेलो यस, हेलो हेलो सर, हाँ बताइए। स्लरी के बारे में बताओ ना कुछ को। स्लारी कैसे बनाते हैं आप बताइए। मैंने काऊ डंग के साथ जो हम स्लरी बनाते हैं, जो हाँ जीवाणु स्लरी, हाँ उसके बारे में थोड़ा हाँ, बताओ। क्लाउड डंग जो बनाते हैं, एक तो स्लारी देखिए, कोई लोग बनाते हैं स्लारी बनाते हैं जो कच्चा गोबर, कच्चा हाँ। गोबर से स्लारी जो बनाते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम्म ठीक है, हम्म आपको स्लारी बनाना है तो आपको जो सड़े हुए गोबर, सड़क जो सब गोबर सड़ जाता है उसके बाद उसको स्लारी बना सकते हैं, और उसमें जीवाणु डाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, अब मैंने जैसे बताया कि एरोबिक कंडीशन में आपको जब जीवाणु का आबादी बहुत फास्ट हम्म बढ़ता है। एरोबिक मतलब जहाँ एरेशन हवा मतलब चलते रहते हैं, मतलब जैसे मैंने टैंक में बताया, टैंक के अंदर जब गोबर खाद के साथ मिलाते हैं तो उसको बहुत फास्ट हम्म मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब आप स्लारी बनाते हैं उसमें पानी रहते हैं, उसमें हवा का जो हम्म ये मूवमेंट कम होता है, तो इसलिए पॉपुलेशन इतना हम्म ज्यादा नहीं बढ़ते बढ़ते हैं, क्योंकि जो हम्म ज्यादातर जो पोटासियम और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर है ये एरोबिक है, उसको हवा चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ। और दूसरा है कि स्लारी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्लारी में क्या होता है आपको इस्तेमाल करना आसान रहता है, और वो अच्छे तरह से स्प्रेड होता है, पानी के माध्यम से जड़ तक पहुंच जाता है, इसलिए सारी हम्म स्लारी में फायदा है। लेकिन जीवाणु हम्म मल्टीप्लाई करना है आपको तो गोबर का खाद में मिलाना है। हम्म। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर यस। नेक्स्ट एक चैट बॉक्स मध्ये एक प्रश्न आहे। वो पूछ रहे हैं, प्रियंका पाटिल करके पूछ रहे हैं, नई 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 बाग लगाने के लिए कौन सा टाइम अच्छा है? नई बाग लगाने के लिए आपको जस्ट अभी तो जो सीजन है, इधर बारिश के पहले और बारिश के बाद ही लगाना है, क्योंकि बारिश में क्या होता है बीमारी बढ़ जाते हैं। अभी सबसे बेहतर है कि सितंबर, अगस्त सितंबर तक लगाएंगे तो चलेगा अच्छा। पाटील मॅडम, तुमचा आणखी एक प्रश्न होता मागासच्या लेक्चरच्या वेळी. हा सर सर सरांनी दिलं त्याचं उत्तर तेव्हाच लेक्चर मध्येच. दिलंय ना? हो ओके हो ओके ठीक. अजून काय प्रॉब्लेम?
नाही सर. ओके. सर एक विचारायचं होतं, सन कॉल्ड होतं त्याला कंट्रोल कसं केलं पाहिजे? कौन से सन स्कैल्ड? हाँ, सन कॉल्ड होता है ना, उसे कंट्रोल कैसे किया वो चाहिए? जो ब्लैकनिंग हो जाते ना, हाँ हाँ. तो इसके लिए आपको छाटनी करना है। छाटनी सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। आपको फल पकड़ना है, ऐसे छाटनी करना है जो फल पत्ता से ढका रहे, ठीक है ना। और दूसरा है कि आप उसको जो बटर पेपर में आता है, बटर पेपर से कवर कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है, एक केओलिन मिलता है, केओलिन पाउडर। केओलिन पाउडर का स्प्रे करेंगे 6%, मतलब 60 ग्राम पर लीटर पानी मिला के स्प्रे करेंगे तो आपको सान स्केल कम होता है। तो मेन है कि आपको छाटनी ठीक से करना है। छाटनी ऐसे करना है कि जो फल लगता है उसके बाद पत्ता कवर रहे। जी, एक और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। अमोल गायकवाड़ पूछ रहे हैं कि रिकमेंडेड लीफ टेस्टिंग लैबोरेटरी इन महाराष्ट्र। रिकमेंडेड सर, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है उसमें कर सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट में भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड ऐसे कुछ नहीं है, मतलब आपके पास जहाँ सुविधा है, नजदीक की जो लेबोरेटरी है, प्राइवेट से भी कर सकते हैं। क्योंकि जी ज्यादातर गवर्नमेंट का जो है उसमें सॉयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है, उसकी स्कीम के अंतर्गत तो मृदा परीक्षा में बिजी रहते हैं, मृदा परीक्षण। तो आपको लीफ टेस्ट करना है तो आप कहीं भी लैब से करवा सकते हैं। और एक प्रश्न है, कैलाश भोसले पूछ रहे हैं ग्रीन मैन्यूरिंग सीड कहाँ मिलते हैं? सीड सीड तो मार्केट में मिलता है सर। कोई भी मार्केट में जाके पूछिए जो क्या बोलता है, शान है, उसको मराठी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मैं फोटो काक दिखा है। काक काक कहते हैं सनेम को। हाँ, तो शान है और धंचा ये तो मार्केट में मिलता है सर। जी, थँक यू. और कोई आणखी कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे का? हँड रेज करा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाका. लगता है अभी कोई नहीं पूछ रहा. हा राव सर. हा, कोण आहे? कोण बोलतोय? नाव सांगा मी आपलं. बोलतोय. मला वाटते प्रश्न नाहीये राव सर. बोला की बोला बोला. हा, मला वाटते प्रश्न नाहीयेत कोणाचे. नाहीये. नाहीयेत. तर आजच्या या लेक्चर मध्ये आभार मानू ना राव सर. येस. मॅडम आहेत का? मॅडम क्वेश्चन आहे का? हॅलो. हा, नाहीयेत का? मारा आभार माना. हा, तर मित्रो, आजच्या या ऑनलाईन प्रशिक्षणामध्ये डॉक्टर आशिष मैती सरांनी आपल्याला अतिशय सुंदर म्हणजे न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंटच्या बाबत अतिशय सुंदर मार्गदर्शन केलं आहे. म्हणजे मेजर न्यूट्रिएंट, मायक्रो न्यूट्रिएंट, ऑर्गॅनिक च्या बाबतीत, किंवा त्यांनी काही अशी एखादी कंपनीचं नाव सांगितलं की बाबा पोटॅशियम मोबिलाइज करणारे बॅक्टेरिया, आपल्या नवीन नवीन गोष्टी माहिती झाल्या. तर या सर्व माहिती सांगितल्याबद्दल, प्रशिक्षण दिल्याबद्दल, आपणास संबोधित केल्याबद्दल रामिती पुणे व आपल्या कृषी विभागामार्फत मी मैती सरांचं आभार मानतो आणि आजचा सेशन आपला समाप्त झालाय असं डिक्लेअर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. आता सगळ्यांनी ऍप मधून बाहेर जाताना मध्ये जे बटन आहे आपलं लाल बटन आहे लिव्ह, त्याच्यामध्ये टेलिफोनचं चिन्ह आहे,